गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं आज आपके बीच चर्चा करने वाला हूं हमारे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ऑफलाइन टेस्ट 2 हुआ है, जो एवरी सैटरडे एंड संडे को आयोजित हो रहा है शाम 5 से 6:30 के बीच में। आप सब जानते हैं 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देती है। 100 प्रश्न पूछती है, जिसमें 50 प्रश्न ट्रेड के होते हैं, 15 कंप्यूटर के होते हैं, 10 हिंदी के होते हैं, 10 रीजनिंग के होते हैं, 5 इंग्लिश के होते हैं और 10 जीके के प्रश्न होते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, खास करके जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हमारे छात्र हैं, आईटीआई वाले बच्चे हैं, उनका। दो तीन बातें जो बार बार प्रश्नों के रूप में आपके सामने आपके माध्यम से आ रही हैं, मैं उस पर चर्चा कर देता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी बच्चे हैं, चलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, जितने भी छात्र हमारे हैं सब लोग कंफ्यूज हैं कि हमें सर्टिफिकेट कहां से बनाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, आप सभी लोगों को जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र, क्या है साथियों, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र ये बनाना है। जितनी भी लड़कियां हैं सभी को जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र अपने पिता के पते से बनाना है। कहां से बनाना है? पिता के पते से बनाना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आइए, तो सभी को, अपने सभी लड़कियों को, चाहे उनकी शादी हो गई है या फिर वो अनमैरिड हैं, अपने फादर के एड्रेस से ही सारी प्रक्रियाएं उन्हें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा चुंबक चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? तो पहली बात तो आप जान गए साहब कि चमकीला पदार्थ हमको मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे लैंप की रोशनी बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हम इस तरह का प्रयोग कहां करते हैं? फ्लोरोसेंट लैंप में करते हैं। कहां करते हैं? फ्लोरोसेंट लैंप में करते हैं। और ये फ्लोरोसेंट लैंप का मतलब है आपकी साहब हमारी जो मरकरी लाइट आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मरकरी लैंप। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जो मरकरी लैंप है, ट्यूब लाइट है, उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ट्यूब लाइट में साथियों यह प्रयोग की जाती हैं। और यह जो ट्यूब लाइट है, ये सारा का सारा ट्यूब लाइट मेरा गैस डिस्चार्ज प्रिंसिपल पर, किस पर काम करता है? गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पे काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये गैस आयोनाइज होती हैं, तो आयोनाइज होने के बाद हमारी गैसें स्वाभाविक रूप से साथियों क्या होती हैं? तो जब हमारे आयोनाइजेशन के बाद जितने भी हमारे आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, वो सब आपकी टकराते किससे हैं? हमारे आर्गन के फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। और जब आर्गन से के फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो दोनों के आपसी कॉलिजन से क्या होता है? प्रकाश की उत्पत्ति होती है। वह प्रकाश आपकी पराबैंगनी प्रकाश होती है। क्या होती है? पराबैंगनी प्रकाश होती है। और उस प्रकाश को हम अलग अलग लैंप का प्रयोग करके, उसकी कोटिंग करके, फास्फोरस की कोटिंग करके, और उसको विजिबल लाइट्स में बदलते हैं। और उस लाइट्स के आधार पर हम ये कैलकुलेशन करते हैं साथियों कि हमारी रंग कैसी होगी, कैसा रंग। तो आइए, यहां पर बहुत सारी बातें यहां दी गई हैं। जिंक बेरिलियम सिलिकेट, साथियों ध्यान रखिएगा, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, कैडमियम सिलिकेट और जिंक सिलिकेट, ये सारे पदार्थों की कोटिंग हम करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिंक सिलिकेट का प्रयोग करने से हमारा प्रकाश किस रंग में बदलेगा? हरे रंग में बदलेगा। प्रश्न पूछ रहा है हरा, आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन और भी हम चर्चा कर दें आपसे, मैग्नीशियम टंगस्टेट ये कैसा रंग देता है? मैग्नीशियम टंगस्टेट का प्रयोग करेंगे तो नीला सफेद मिलेगा। क्या मिलेगा? नीला सफेद हमें मिलेगा।
फिर साथियों अगर हम कैडमियम सिलिकेट का प्रयोग करें तो कौन सा रंग मिलेगा? पीला गुलाबी। याद रखिएगा, कैडमियम सिलिकेट का यूज करने पर हमें रंग मिलता है पीला गुलाबी। कैसा मिलता है? पीला गुलाबी मिलता है। अब रहा आपका जिंक बेरिलियम सिलिकेट। अगर आप जिंक बेरिलियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं तो पीला सफेद मिलता है। क्या मिलता है? पीला सफेद कलर आपको मिलता है। अगर साथियों यहां पर आप कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग करने के बाद आपको जो रंग मिलेगा वो बिल्कुल नीला मिलेगा। कैसा मिलेगा? नीला मिलेगा। तो यहां से आप मेरे साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनीष सिंह साहब, हमारा संस्थान किसी बच्चों के साथ ना फ्रॉड किया है, ना करेगा, ना करता है। अननेसेसरी बातों को आप दुष्प्रचार ना करें। सबसे पहली बात, जो हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उस टेस्ट सीरीज में स्पष्ट BSPSCL लिखा है और वो BSPSCL का 100 क्वेश्चन का साहब टेस्ट है। उसमें 10 टेस्ट होने हैं। इस 10 टेस्ट में 10 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें 7 टेस्ट का वीडियो डिस्कशन भी ऑलमोस्ट आज तक में कंप्लीट हो गया है। 3 का वीडियो डिस्कशन बचा है जो आने वाले समय में होगा। तो कहां पर यह पुराना है? क्या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो गया? ठीक है, बहुत पुराना। कब से बहुत पुराना हो गया? ये बैचेस 2 महीने पहले आई हैं। एवरी वीक एक टेस्ट हुआ है। इसको पूरा करने में समय लगता है 10 वीक लगेगा। 10 वीक मतलब आपका 70 डे। 70 डे में ये बैच कंप्लीट हुआ। जब वीकली 1 टेस्ट थी और एवरी वीक में 1 टेस्ट हुआ, तो 70 दिन में यह टेस्ट हुआ, तब जाकर के यहां पूरा किया गया। तो इसमें परेशानी कहां की बात है? कहां से यह पुराना बैच हो गया? समझ गए? सारे के सारे पैटर्न बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं। इसी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट का ऑफलाइन में आपके बीच सारा डिस्कशन हो रहा है। तो आप पूरी चीजों को समझिए। सिर्फ हल्ला मचाने से नहीं होता है। जब तक पूरी जानकारी एकत्रित नहीं करिएगा, जब तक सही बात को समझिएगा नहीं, तब तक कुछ भी फर्क बोलने से नहीं पड़ता है। तो आप सही चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नया पुराना ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है। ये सब भावनाओं को दूर कर दीजिए, ठीक है। आइए, बुध बैच में कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। अभी क्लासेस आज हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। चलिए, बाकी जो भी परेशानियां हैं वो सब 1 से 2 दिन में दूर हो जाएंगी। आइए साथियों, हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं कि चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न पर जाने से पहले यहां छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रख लेते हैं। नीला सफेद, पीला गुलाबी, पीला सफेद, यानी जिंक बेरिलियम सिलिकेट का यूज करेंगे, पीला सफेद प्रकाश मिलेगा। मैग्नीशियम टंगस्टेट का यूज करेंगे, नीला सफेद मिलेगा। कैडमियम सिलिकेट का यूज करेंगे, पीला गुलाबी मिलेगा। जिंक सिलिकेट का यूज करेंगे, आपको हरा प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? हरा प्रकाश मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो क्वाइल स्पैन क्या होगा? आइए जरा देखते हैं हम क्वाइल स्पैन मेरा क्या होता है। क्वाइल स्पैन, सपोज कर लीजिए ये आपकी क्या है साथियों? पोल स्पैन है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है साथियों? गंभीरतापूर्वक समझिए, ये मेरी पोल है NS, 2 एडजेसेंट पोल है। इसके बीच की यह दूरी मेरी क्या है? पोल पिच है। कितने की है? 180 डिग्री की। ये दूरी क्या है आपकी? पोल पिच है। और ये पोल पिच कितने का है जी? 180 डिग्री का। अगर हमने क्वाइल को इंस्टॉल किया इस तरीके से, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वाइल को इंस्टॉल किया, यहां से यहां तक यह जो पोजीशन है, यह जो दूरी है, पहला एक्टिव साइड और दूसरा एक्टिव साइड, 2 एक्टिव साइड के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाइल स्पैन कहते हैं। 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वाइल स्पैन कहते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात। अब क्वाइल स्पैन के साथ यहां आप गंभीरतापूर्वक समझिए कि अगर आपका पोल स्पैन और क्वाइल स्पैन दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो वैसी पिच में क्वाइल क्या कहलाती है? फुल पिच क्वाइल कहलाती है। तो यहां आप देख रहे हैं
कि मेरी क्वाइल पिच भी कितनी है, मेरी क्वाइल पिच भी यहाँ 180 है और मेरा पोल पिच भी कितना है, वह भी मेरा साहब 180 है। जब दोनों मेरा 180 है तो क्या हो जाएगा, फुल पिच क्वाइल हो जाएगा। और आप सबको मैं बता दूं, आपका जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास क्वाइल स्पैन का, वह मैग्नीट्यूड कितना होता है साथियों, ये मैग्नीट्यूड होता है आपका 5/6 180 इंटू 5/6 क्या हो जाएगा, 3 टाइम 30 6 जा 180, यानी टोटल 150 डिग्री का स्पैन होगा। क्या होगा, टोटल 150 डिग्री का स्पैन होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिल्कुल बनवा देंगे, ब्रह्मास्त्र टेस्ट में भी अलग अलग फोल्डर बनवा देंगे। तो आपका उत्तर आ गया 150, ठीक है। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप है, इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप से आप कोई भी टेस्ट अगर लिए हैं या लेना चाहते हैं तो इंक्वायरी नंबर है 7021212121। इस पर आप बात करेंगे, आपकी परेशानी दूर होगी। ये इंक्वायरी नंबर है हमारे ऑनलाइन टेस्ट ऑफिस का, ठीक है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। कह रहा दी गई प्रतीक में यह कौन से प्रकाश को इंगित कर रहा है। तो सबसे पहले अगर दो वृत्त को हम ऐसा कर देते हैं तो ये मेरे ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करता है। किसको करता है, ट्रांसफार्मर को। अब इस वृत्त को यहां और यहां काट दिया है। अगर सेपरेट हम वृत्त बनाएं और ऐसे क्रॉस कर दें तो ये बल्ब होता है। क्या होता है, ये बल्ब होता है, ठीक है। और अब आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर तो है ही और उसके साथ क्या कपल हो गया, लैंप यानी बल्ब। तो इसका यह किसका संकेत है, ट्रांसफार्मर वाले लैंप का संकेत है। किसका संकेत है, ट्रांसफार्मर वाले लैंप का संकेत है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्या है, ट्रांसफार्मर वाले लैंप का संकेत है। आइए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि केबल की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसकी धारिता C कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी आपने केबल की लंबाई को क्या किया है, दोगुना किया है। साथियों केबल की लंबाई को आपने क्या किया है, दूना कर दिया है, यानी डबल कर दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करिएगा साथियों। आइए सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दें। हमारे केबल में कैपेसिटेंस का क्या मान होता है, 2πL बटा 2.303 log E का बेस R2/R1। क्या होता है, R2/R1। अगर आप 10 का बेस लीजिएगा तो यहां लेना पड़ेगा, तो यहां 303 log 10 का बेस R2/R1, ये मेरा मान होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से जो रिलेशन आपको मिला है 2πεL, इसी को हम लिख सकते हैं 2πε0εRL बाय 2.303 log 10 का बेस R2/R1 लिख सकते हैं। इस रिलेशन से आपने क्या देखा, मेरी कैपेसिटेंस समानुपाती किसके हो रही है, लेंथ के हो रही है। यानी कैपेसिटेंस मेरा बढ़ता है, मेरी लेंथ बढ़ती है, कैपेसिटेंस घटता है, मेरा लेंथ भी घटता है, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, आपसे कहना यह है कि जब मैंने C मेरा समानुपाती L के हो गया तो C1/C2 इक्वल टू क्या होगा, L1/L2 होगा। क्या होगा, C1/C2 बराबर L1/L2। आपको निकालना है C2। L1 मेरा जैसे है L है ही, L2 मेरा क्या हो जाता है, 2L2 हो जाता है।
तो अब यहां से आप C2 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा विद्यार्थियों, C1 इंटू L2 अब बटा मेरा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तो आइए जरा हम देख लें, मैं यहाँ C1 का C1 रहने दूं, L2 के बदले में मैं 2 इंटू L1 लिख देता हूँ, नीचे मेरा L1 L1 कट गया, 2C1 हो जाएगा। यानी अगर आपकी लंबाई दोगुनी होती है तो मेरा कैपेसिटेंस भी क्या होता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, दोगुना हो जाता है। यानी जब समानुपाती संबंध होता है तो एक के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती है, एक के घटने से दूसरी राशि भी क्या होती है, घट जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों बहुत आसान सा प्रश्न है, केबल की लंबाई दोगुनी करने पर धारिता क्या होगी। हमें रिलेशन मालूम है कि हमारा कैपेसिटेंस समानुपाती लेंथ का होता है, लेंथ बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा कैपेसिटेंस घटेगा। तो अगर लेंथ मेरी घट रही है तो कैपेसिटेंस भी घटेगी, और लेंथ मेरी बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो मैंने लेंथ को दोगुना कर दिया तो मेरा कैपेसिटेंस भी देख लीजिए क्या हो गया, पहले की अपेक्षा नया कैपेसिटेंस आपका दोगुना हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम के रफ्तार पर चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा किया जाए तो क्या होगा। विद्यार्थियों आप जानते हैं हमारे शंट जनरेटर की खासियत होती है, शंट जनरेटर ये डीसी का शंट जनरेटर है, आर्मेचर के बिल्कुल समानांतर में क्या लगा होता है, यहां पर आर्मेचर के बिल्कुल समानांतर में साथियों यहां मेरी रजिस्टर लगी होती हैं, और ये रजिस्टर क्या होती हैं, हाई मान की रजिस्टर, उच्च मान का प्रतिरोध होता है। कई इसमें पतले तार के बहुत ज्यादा टर्न होते हैं, क्या होते हैं इसमें, पतले तार के, ध्यान रखिएगा पतले तार के काफी टर्न होते हैं, क्या होते हैं, पतले तार के काफी टर्न होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा आरएसएच बिल्कुल समांतर किसके है साथियों, आरएसएच बिल्कुल पैरेलल में हमारे आर्मेचर के यहां पर लगा हुआ है, संट वाला। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम यह भी जानते हैं मेरी स्पीड जो होती है ना वो आपके फ्लक्स के क्या होती है, विद कर्मानुपाती होती है। क्या होती है मेरी स्पीड, फ्लक्स के विद कर्मानुपाती होती है। तो बस यहीं से रिलेशन मुझे पता चल गया, N1 बटा N2 करिए बराबर φ1 बटा φ2 करिए। पहले मेरा फ्लक्स कह रहा है कि आधा हो जा रहा है, यानी φ2 बराबर हाफ हो गया φ1। N1 का मान आपको दे दिया है, अब कैलकुलेट करिए साथियों, N2 बराबर क्या होता है, N1 इंटू φ2 अब बटा क्या हो जाएगा φ1। सिंप्लीफाई करिए, N1 को हमने एज इट इज रख दिया, उसके बाद φ2 के बदले में क्या लिखा, हाफ φ1, और नीचे आपका क्या है φ1, φ1 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाती है, बिल्कुल आपकी साहब दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई, 2 टाइम्स आपकी डबल टाइम्स क्या हो गई, बढ़ गई। यानी यहां से आप क्या लिखिएगा, मैं इसको ऐसा कर दूं, ध्यान रखिए तो विद्यार्थी जी आप चाहें तो बड़ी आसानी से इसको ऐसे भी बना सकते हैं, N1 बटा N2 बराबर यह मेरा हो गया ऊपर φ1 नीचे 1/2 φ2, अब 1/2 φ1, अब इसी को सीधा डबल कर दीजिए तो क्या हो जाता है, मेरा क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी इसमें आपको स्पष्ट है, वैल्यू को रखिए, वैल्यू रखिएगा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जरा वैल्यू रख करके भी देख लेते हैं, मेरा मान क्या मिल जाएगा हमें वह भी चेक कर लेते हैं। स्पष्ट सी बात है साथियों, देख लीजिए जरा, यहां से जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका मान क्या मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे N1 का मान है 1000, यहाँ आपका N2, यहाँ आपकी साहब φ1, नीचे 2 φ2 कैंसिल, N2 बराबर 1000 गुना 2 बराबर आपका 2000 आरपीएम हो गया कि नहीं हो गया। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया 2000 आरपीएम।
तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर गति कर रहा है, यानी स्लिप का मान आपको 2% दे दिया है, यानी 0.02। आपसे फ्रीक्वेंसी सप्लाई की कहा है 50 हर्ट्ज है। अब आप क्या करेंगे साथियों, कैलकुलेट करेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी FR। ये कितना होता है, SF होता है। S का मान लिख दीजिए 0.02, फ्रीक्वेंसी आपने कर दिया 50, सिंप्लीफाई करेंगे 1 हर्ट्ज मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन था, हमारी सही उत्तर क्या हो गई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है साथियों? चलिए सब बताऊंगा, कौन सा बैच लें, क्या करें, सब बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्वेश्चन बताते समय अगर आप परेशान होंगे इन प्रश्नों को लेकर के, तो फिर हम आपको बेहतर तरीके से अगर पढ़ना है तो पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए बैच की जहां तक बात है तो हमारी बैचेज जो हैं आरंभ हुई हैं आज से, और ये बैचेज आपकी विद्युत बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जीके को छोड़ करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीके के नाम से जीके छोड़ करके सभी विषय की पढ़ाई उसमें हो रही है। नाम है नाम है उसका साथियों विद्युत बैच। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर विद्युत बैच खरीद लीजिए और पढ़ाई करिए। सिर्फ आपको कंप्यूटर और ट्रेड पढ़ना है तो आप बुद्ध बैच लेंगे, सिर्फ ट्रेड पढ़ना है तो आप वहां बिजली बैच लेंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयारी को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं, और सभी टेस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलती हैं। मुझे लगता है आपके प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। सोनी कुमारी, आपने अपने पिता के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो बिल्कुल आपके फादर के नाम से बनाना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए सुमन जी, आपको उलझन में आने की जरूरत नहीं है, ये उलझन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपकी तैयारी हिंदी में अच्छी है, क्या आपकी तैयारी कंप्यूटर में अच्छी है, क्या आपकी तैयारी रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छी है? अगर आपकी तैयारी इन सभी विषय में अच्छी है तो जिसमें दिक्कत है उसी को आप परचेज करें। अगर आपकी ओवरऑल तैयारी अच्छी नहीं है तो आप विद्युत बैच लेके पढ़िए, बिल्कुल ये स्पष्ट क्लियर सूचना है सबके लिए, ठीक है। ट्रेड जो पढ़ाई होती है वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ऑनलाइन में पढ़ाई होती है, ऑफलाइन में बाजार समिति सेंटर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में पढ़ाई होती है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र टेस्ट जो है वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ध्यान में रख करके चैप्टर वाइज किया गया है। उसमें चैप्टर अब स्टार्ट होगा पावर जेनरेशन। क्या होगा? पावर जेनरेशन। चलिए संस्कृत कमजोर है तो आपको संस्कृत पूछा नहीं जाता है मेरे साहब, आप बहुत विद्वान छात्र हैं, संस्कृत बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। तो संस्कृत के लिए कोई बैचेज हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि संस्कृत पढ़ करके बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए संस्कृत की इच्छा को त्याग दीजिए। चलिए ट्रांसफार्मर में नॉइज के पॉल्यूशन की जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? हम लोग साहब सैंपल टेस्ट करते हैं, नमूना परीक्षण करते हैं। ये देख लीजिए हमारा साउंड है, हमारा ट्रांसफार्मर है और इसके चारों ओर हमने एक चैम्बर बना दिया है जहां पर हमने साउंड एब्जॉर्बर लगाया है। क्या लगाया है? साउंड एब्जॉर्बर लगाया है। ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हमारा क्या होता है ध्यान रखिएगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण आपकी जो चुंबकीय पदार्थ है जब वह चुंबकित होती हैं तो उसके लीनियर डायमेंशन में क्या होता है? परिवर्तन। इसका जो लीनियर डायमेंशन है वह क्या होता है? बढ़ता घटता है। क्या होता है साथियों? बढ़ता घटता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो लीनियर डायमेंशन बढ़ता घटता है ना, तो आप ध्यान रखिए उसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती हैं। और ये साउंड जो प्रोड्यूस होती हैं उसके वजह से आप ध्यान रखेंगे हम कहीं ना कहीं हमिंग साउंड होता है, और ये हमिंग साउंड
इस टाइप का आवाज आता है। तो इससे हमारी क्या होती है, लॉसेस बढ़ने की चांसेस रहती हैं। तो हम नमूना टेस्ट करके इसको क्या करते हैं, दूर करते हैं साथियों। राइट आंसर है नमूना। इसमें हम लोग साउंड के प्रेशर को भी मापते हैं और साउंड की इंटेंसिटी को भी मापने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट से हम साउंड की इंटेंसिटी को भी मापते हैं, साथ ही साथ साउंड की वजह से प्रेशर हमारा कितना है हम उसे भी मेजर करने का काम करते हैं। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है हमारे ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, चलिए मैंने कहा था हमिंग साउंड जो होती हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण, किसके कारण, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होती हैं। और ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या है, तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ की लंबाई में रेखीय परिवर्तन आफ्टर मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। आइए, आपका सवाल था बैच के बारे में। तो विद्युत बैच है जो सुबह 9 से 12 के बीच चलती है और 1-2 दिन में यह 4 से 6 के बीच भी शाम में चला करेगी। 3 घंटे की क्लास इसमें ट्रेड की स्पेशल क्लास होंगी। ठीक है, और बाकी आपका इसमें ट्रेड की भी पढ़ाई होगी, कंप्यूटर की भी पढ़ाई होगी, हिंदी की भी पढ़ाई होगी, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। यह बैच 999 रुपए में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ऑनलाइन उपलब्ध है और यही बैच ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर पर उपलब्ध है। ऑफलाइन में फीस है 3500। यहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है साथियों? शॉर्ट सर्किट गियर बड़ा अच्छा सवाल है हमारा। शॉर्ट सर्किट गियर, आपको मैं बेसिक बातें यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। हमारी जो शॉर्ट सर्किट गियर है ये समान रूप से स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। कहां यूज करते हैं? स्लिप रिंग में इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं मेरा स्लिप रिंग क्या होता है? सपोज कर लीजिए ये मेरा शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर इस तरह से एक रिंग आपका लगा हुआ है। खास करके हम लोग इसका प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते थे। आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इस रिंग के माध्यम से हम लोगों ने क्या करना था, बाहर से प्रतिरोध को, ध्यान रखिएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये आपका 3 फेज का मोटर होता है और यहाँ पर हम लोग शाफ्ट पे स्लिप रिंग लगाते थे। इस जगह कार्बन ब्रश लगा करके इसको बाहरी प्रतिरोध से जोड़ने का क्या करते थे, काम करते थे। और जब यह बाहरी प्रतिरोध से जुड़ता था तो हमारी कहीं न कहीं टॉर्क भी बढ़ा देता था, साथ ही साथ हमारे पावर फैक्टर को भी क्या होता था, इंप्रूव कर देता था साथियों। ठीक है, और स्पीड के नियंत्रण में भी बड़ी भूमिका निभाता था। इतने सारे फायदे हमें इससे मिलते थे, इसलिए साथियों हम इसका प्रयोग करते थे। तो स्पष्ट हो गया, स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फीडर्स की सुरक्षा के लिए हम कौन सा रिले इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। आप याद रखिएगा, हमारा चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज का ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये दोनों चीजें अगर आपकी 3 फेज या सिंगल फेज की होती हैं, दोनों परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और कोई भी जो फीडर है, याद रखिएगा, पैरेलल फीडर, उसको अर्थ देना क्या होता है, आवश्यक होता है, ताकि लीकेज करंट धड़ल्ले से हमारी प्रवाहित हो सके और हम सेफ और सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए साहब फेज फॉल्ट से भी सुरक्षा प्रदान कराना, देख लीजिए, अर्थ फॉल्ट और फेज फॉल्ट दोनों से सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसले रिले का। अंडर वोल्टेज रिले हमारे निर्धारित से कम मान की वोल्टेज होती हैं। कम वोल्टेज का मान अगर हमें प्राप्त होता है तो वहां सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। थर्मल रिले बहुत स्लो रिले होती हैं, लंबे समय तक हीट होने के बाद तब जाकर के यह संरचनाबद्ध तरीके से काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
फिर आपका बुकोज रिले, यह बुकोज रिले जो है साथियों, यह आंतरिक फॉल्ट को कहाँ पे कम करता है? आपके ट्रांसफॉर्मर में, है ना। यह क्या करता है? आंतरिक फॉल्ट को घटाने का, कम करने का साहब काम करता है हमारे ट्रांसफॉर्मर में। 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफॉर्मर में यह प्रयोग में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? 500 से अधिक के, 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग में लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो है प्रश्न, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसले रिले है। बैटन वायरिंग के दौरान केबल को स्थान पर मजबूती से क्लिपिंग करने के लिए हम किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा साहब जी, अब तो हम लोग बैटन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बैटन का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। अब ये समय खत्म हो गया। सबसे बेसिक मीनिंग जानिए, बैटन हमारा क्या होता है? ये जो हमारा बैटन है साथियों, यह आपका होता है लकड़ी की फट्टी। क्या होती है? लकड़ी की फट्टी होती है, लकड़ी का पतला सा टुकड़ा। और लकड़ी का जो बेंट जैसा टुकड़ा हम बनाते हैं, फट्टी बनाते हैं, उस फट्टी को हम पहले दीवार के ऊपर अटैच करते थे, और उस वाल को अटैच करने के बाद इंसुलेटिंग लेयर बनाता था, और वह अचालक लेयर के बाद तब ऊपर से तार हम अपने इच्छानुसार वायर को सेट करते थे, और उस वायर को साथियों इस क्लैंप के माध्यम से हम टाइट करके बांधते थे। यह जो क्लैंप होता था मेरा, उसे हम लोग लिंक केबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिंक केबल। इस लिंक केबल में ऐसे घुसाइए, और ये देखिए खाली छोटा सा छिद्र है, इसके नोब को अंदर में अटैच करिए, घुसा के फिर उल्टा टाइट करिए। जब आप टाइट करते हैं तो ये उल्टी दिशा में बिल्कुल खुल नहीं सकता है, एकदम मजबूती के साथ पैक हो जाता है। तो ये रहा मेरा केबल, और उसमें लगा है क्या साथियों? क्लिप। और नीचे है आपकी बैटन। तो बैटन लकड़ी तो बहुत महंगी हो गई है, आप लोग जानते ही हैं, तो अब इसका यूज नहीं हो रहा है। और नॉर्मली जो हम लिंक केबल का यूज करते थे, यह आपका 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कम से कम हुआ करता था। 75 से ज्यादा दूरी पर करने के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 75 से ज्यादा होने के बाद क्या होता है? 75 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी होने के कारण आपकी तार थोड़ी लूज हो जाती थी, टाइटली आपकी अरेंजमेंट नहीं हो पाती थी, वेल मैनर तरीके से यह सेट नहीं हो पाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। कौन सा सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज होता है? तो आइए देख लें। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यह 15 केवी तक काम करता है। कितने पे करता है? 15 केवी तक। एक बात जानते हैं, हम सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने के लिए, सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही नाम हो जाता है। अगर आर्क बुझाने के लिए हमने वायु का प्रयोग किया है तो एयर सर्किट ब्रेकर नाम हो जाएगा। अगर हवा के झोंके का प्रयोग किया है तो आपका क्या हो जाएगा? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। अगर हमने साथियों इसके लिए SF6 गैस का प्रयोग किया है, SF6 सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। अगर आर्क बुझाने के लिए तेल का प्रयोग किया है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। तो जिस चीज से आग बुझाएंगे वही उसका क्या होता है साथियों? नाम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी? अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एयर ब्रेक में हवा से आग बुझाएंगे, आर्क बुझाएंगे। जब मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर यहां देखिए संपर्क में आया, यहां संपर्क छोड़ा, जब ये संपर्क में आता है और संपर्क को छोड़ता है, उस दौरान हाई वोल्टेज होने के कारण स्पार्किंग होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होती है। अब यहां पर क्या होता है साथियों? 15 केवी के रेंज तक हम लोग क्या कर रहे हैं? एयर ब्रेक का यूज कर रहे हैं। मेरा जो टैंक है ऑयल टाइप का, उसका इस्तेमाल हम लोग लगभग कितने तक करते हैं? 300 केवी तक साथियों इसका किया करते हैं। लगभग कितना तक जाएगा? दो तरह का होता है, बल्क ऑयल और लो ऑयल। 300 केवी तक चला जाता है। फिर हम एयर ब्लास्ट की बात करिए तो यह भी आपका 232 केवी से ऊपर के लिए यूज होता है। यूं समझिए तो 240 केवी या उससे ऊपर के रेंज तक जाता है। फिर हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है 765 केवी, 800 केवी तक साहब यूज किया जाता है। इसमें स्वाभाविक सी बात है, जब ये अलग अलग रेंज में यूज हो रहा है,
ठीक है, तो निश्चित रूप से सबसे कम वोल्टेज रेंज किसका है? सबसे कम है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का। तो मेरा उत्तर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल विद्यार्थी जी, रेलवे में हम लोग एयर ब्लास्ट का यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 25 केवी जो है विद्यार्थी, वो 25 केवी की सप्लाई लाइन हम रेलवे में लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और क्या 25 केवी की सप्लाई लाइन होती हैं तो हम 5000 एम्पियर की करंट सप्लाई कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। उस रिसीव किए गए वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप डाउन करने के बाद तब उसको हम फिर थायरिस्टर कंट्रोल सर्किट के माध्यम से डीसी में बदलते हैं, और डीसी में बदलने के बाद तब हमारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, खास करके हमारी जो साथियों डीसी मोटर हैं, उनको सप्लाई दी जाती है। ट्रैक्टिव इफर्ट डेवलप करता है, और देन हम क्या करते हैं? अपने ट्रेन को संचालित करने में सक्षम होते हैं। ये एकदम याद रखिएगा। एमसीबी वगैरह जो है, लो वोल्टेज हमारी सर्किट ब्रेकर है, घरेलू परिपथ में इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग प्रयोग करते हैं। जहां तक बात रही रेंज की, तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे क्या होती है, मेरा टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है, इंप्रूव करता जाता है, हम क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ाते जाते हैं, तो मेरा साथियों स्वाभाविक सी बात है, रेंज भी बढ़ता चला जाता है। तो मोटा मोटी एक एनालिसिस हम लोग करते हैं कि भाई कम से कम इतने रेंज में यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर अस्थिर वोल्टेज आउटपुट देने का काम करते हैं? यानी लोड आपका कुछ भी हो जाए, बट मेरे आउटपुट वोल्टेज के मान में परिवर्तन ना हो, आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो जाए? कांस्टेंट रहे। ऐसा कौन सा साहब आपका जनरेटर है? जरा उस पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, है ना? तो मैं आपको बता दूं, लेवल और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर जो है वह हर परिस्थिति में क्या होता है साथियों? आपका कांस्टेंट ही वोल्टेज देने का काम करता है। तो मेरा राइट आंसर होगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, फिर रही बात डिफरेंशियल, इसमें ऐसा नहीं है। शंट कांस्टेंट जैसा वोल्टेज देने का प्रयास करता है बहुत हद तक, लेकिन सीरीज में तो यह संभव एकदम नहीं है। तो आप यहां सही उत्तर देंगे लेवल कंपाउंड। लेवल कंपाउंड जो हमारा जनरेटर है, यह लोड के निकटतम लोड को सप्लाई देने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? निकटतम लोड के लिए सप्लाई देने में इस्तेमाल किया जाता है। नजदीक के लोड को हम सप्लाई देने का काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। $66 केवी के पारेषण लाइन में 66 केवी का आपका क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है। अब इसमें आपको डिस्क इंसुलेटर का यूज करना है। सस्पेंशन भी बनता है तो डिस्क की मदद से ही बनता है, आप जानते हैं। अब इसमें कितने डिस्क चाहिए जिससे आपका 66 केवी पूरा हो जाएगा? जवाब दीजिए विद्यार्थियों फटाफट। हाउ मच डिस्क इज रिक्वायर्ड? आप सबको मालूम है एक डिस्क मेरा कितने केवी के लिए यूज होता है? 11 केवी के लिए यूज होता है। एक डिस्क कितने के लिए? 11 केवी के लिए यूज होता है। तो टोटल कितना डिस्क लगेगा बताइए जरा। इसको कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डिस्क बराबर होगा टोटल वोल्टेज जिसका हमें भेजना है, ट्रांसमिट करना है, बटा आपकी एक डिस्क 11 केवी की होती है, तो 11√3 क्या हो जाएगा? 11√3, क्योंकि हमने लाइन को किस में बदल दिया? फेज में बदल दिया। ठीक है, लाइन को किस में बदल दिया? फेज में बदल दिया। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, स्टार कनेक्शन में जानते हैं ना, लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है? √3 इंटू VPH। अब VPH बराबर क्या होता है? VL/√3 होता है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया, VM का मान मेरा 66 दिया हुआ है ना?
और नीचे मेरा क्या हो गया 11√3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर बता दीजिए कितना देंगे आंसर जी विद्यार्थियों। 66/11√3 3.45 होता है, टुकड़े में तो कभी होगा नहीं, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टम में, अनग्राउंडेड का मतलब हो गया ओवरहेड, जिसको पृथ्वी के अंदर हमने दबाया नहीं है, ऐसी केबल जिसको पृथ्वी के भीतर हम नहीं दबाते हैं वो अनग्राउंडेड होती हैं। केबल के बारे में आप सब जानते हैं, हमारा जो केबल है यह केबल क्यों है, तो इंसुलेटेड तार हमारी क्या होती हैं, केबल होती है। इंसुलेटेड तार को केबल कहते हैं। यानी जब हमने तार को इंसुलेट कर दिया, हमारी कॉपर की तार है, एल्युमिनियम की तार है, उसके चारों ओर से हमने इंसुलेशन का लेप पीवीसी का या वीआईआर का लगा दिया, कवर चढ़ा दिया, तो वो मेरी क्या होती है इंसुलेटेड होती है। अगर नहीं कवर है तो बेयर होंगी, इंसुलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगी, नंगी तार होगी। ठीक है, तो अब जो हम इंसुलेशन का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस केबल के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है 133% इंसुलेशन लेवल को मेंटेन आपको करना होगा। क्या करना होगा, 133% के लेमिनेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई पंखा भनभनाहट की आवाज के साथ चलता है तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा साथियों। आप सब ने पंखे को देखा है, मेरा सीलिंग फैन ज्यादा यूज में लिया जाता है। सीलिंग फैन में हमने चलाना शुरू किया है, आज जब उसको चलाते हैं तो क्या हो रहा है, भनभनाहट की आवाज आ रही है। अब जो भनभनाहट की आवाज आ रही है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ी हो सकती है साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं न कहीं उसका ब्रुश खराब हो गया है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये ब्रुश का मतलब है उसके बियरिंग का बुश जो है वो खराब हो गया है। क्या है, बियरिंग का बुश खराब हो गया है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। कटर कटर गड़गड़ गड़गड़ आवाज आपकी आ रही है, इरिटेशन भी आपको हो रहा है, दिक्कत भी आप झेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लक्ष्य बैच वाले विद्यार्थी बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने सिलेबस के हिसाब से वहां पर देख लीजिए, सब चैप्टर वहां मेंशन किया गया है, कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। एक एक करके पढ़ना चालू कीजिए ना, इतना मैसेज करने की जरूरत ही क्या है। आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको खोलिए पढ़िए, अर्थिंग है खोलिए पढ़िए। तो जैसे जैसे सीक्वेंस बना है आप चैप्टर को पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, इसमें चिंता की क्या बात है। साथियों एक 4 पोल का मशीन है, डुप्लेक्स वाइंडिंग है, समांतर पथ की संख्या क्या होगी। वाइंडिंग है आपकी डुप्लेक्स, डुप्लेक्स वाइंडिंग है हमारी, और साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि मेरा पोल कितना है जी 4 है, मेरा पोल कितना है 4 है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ए का मान ज्ञात करिए कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। हम सब जानते हैं कि अगर आपका क्या हो जाए, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हो जाए, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हो जाए तो क्या होगा, तो हमारी जो होती हैं पैरेलल पाथ ए की संख्या, आपका पोल कितना है मुझे नहीं मालूम, पी रख लेते हैं, तो मेरा क्या मान होता है, पैरेलल पाथ ए का मान होता है 2 इंटू पी, या 2 के बदले आप n लिखिए, क्या लिखेंगे n इंटू पी। अगर आपका डुप्लेक्स होगा तो क्या होगा, n का मतलब 2, डुप्लेक्स होगा तो 2p, अगर ट्रिप्लेक्स होगा तो क्या होगा 3p, क्वाडरप्लेक्स होगा तो क्या होगा 4p। समझे बात को, यानी स्पष्ट है, डुप्लेक्स रहने पे 2 गुना पोल के, ट्रिप्लेक्स रहने पर 3 गुना पोल के, क्वाड्रप्लेक्स रहने पर 4 गुना पोल के, ऐसे करके होता है। तो यहां से स्पष्ट है, जब मेरे पास पोल 4 दे दिया गया है
तो हम क्या लिखेंगे साथियों? ओहो, डुप्लेक्स है तो 2 पोल, ट्रिप्लेक्स है तो 4 पोल, क्वाड्राप्लेक्स है तो स्वाभाविक सी बात है, क्वाड्राप्लेक्स है तो 4 पोल। अब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, अब n इंटू पी है, n का मान क्या है मेरा? 2, p मेरा क्या है? 4, तो कितना हो गया? 8 हो गया। समझे आप लोग कि नहीं समझे? डुप्लेक्स है तो 2 गुना हो जाएगा, पोल है 4 तो 2 गुना पोल, यानी 8 हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजू भाई ध्यान दीजिएगा। बुद्ध 9, हाँ 750 आरपीएम की फुल लोड और 10% की क्या है स्पीड रेगुलेशन, डीसी मोटर का नो लोड पे स्पीड पूछ रहा है। हाँ, क्या लो स्पीड होगी ये बता दीजिए। आइए साथियों, अब आपका क्या है, हमारे पास एनआर का मान दे दिया है 750 आरपीएम और 10% आपकी क्या दे दिया है स्पीड रेगुलेशन। परसेंटेज एसआर क्या है मेरा? 10%। इसको 0.01 लिख ही सकते हैं, है कि नहीं है? अब आपसे कह रहा है नो लोड का स्पीड क्या होगा। इसको हम लोग रोटर स्पीड था ना, ये फुल लोड पर है तो इसको आप एन एफ एल कह दीजिए, सॉरी एन एफ एल कह दीजिए, बिल्कुल एन एफ एल फुल लोड पर। तो मेरे पास फुल लोड स्पीड 750 है, ठीक है। और फिर आपका नो लोड का स्पीड मेरा कितना है नहीं मालूम है। कैसे निकालेंगे साथियों? बहुत आसान है, हम सब जानते हैं परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन का मान होता है नो लोड माइनस फुल लोड स्पीड। अब बटा क्या होता है साथियों? हमारा स्पष्ट रूप से फुल लोड स्पीड गुना हम लोग क्या कर दें 100, गुना हम लोग क्या कर दें 100। तो चलिए जरा लिख देते हैं, यहाँ तो 0.01 हो गया। नो लोड का स्पीड मुझे मालूम नहीं है, फुल मेरा 750 है और नीचे मेरा क्या है 750 इंटू आपका 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं नो लोड स्पीड हमें मिलती हैं 825 आरपीएम। क्या मिलती हैं? नो लोड स्पीड हमें मिलती हैं 825 आरपीएम मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो राइट आंसर हम क्या दे दें? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। एक स्टेयर केस पॉइंट डैश के साथ संचालित होता है। तो ये मेरा साहब जीने की वायरिंग है, सीढ़ी की वायरिंग है। और सीढ़ी की वायरिंग में आप जानते हैं 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 टर्मिनल होता है और आपका एक कॉमन होता है। यहाँ भी आप 1 2 3 टर्मिनल देख रहे हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सीढ़ी की वायरिंग में करते हैं। 2 टू वे स्विच हमको लेना पड़ता है। एक बल्ब को 2 अलग अलग जगहों से क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 टू वे स्विच। अगला, इंडक्शन मोटर में जॉगिंग क्या है? आप लोग भी सुबह सुबह जॉगिंग करते होंगे, टहलने जाते होंगे, दौड़ते होंगे, ठीक है। तो ये जॉगिंग का सीधा तात्पर्य होता है साथियों, आप ध्यान रखिएगा, ये जॉगिंग का सीधा तात्पर्य है इंचिंग के नाम से भी हम जॉगिंग को जानते हैं। कौन सा नाम है जॉगिंग का? इंचिंग। ध्यान रखिएगा, इंचिंग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और यह जो जॉगिंग है ये सामान्य रूप से आपकी क्या होती है, जो हमारा स्टार्टिंग का सेक्शन है
उस दौरान जो स्पीड में वेरिएशन होता है उसके वजह से होती हैं। यानी स्पष्ट रूप से थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर जो बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, रुक रुक करके मेरा मोटर चल रहा है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? जॉगिंग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाए डी नंबर। 1414 आरपीएम पर घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड आपका कितना दिया है? 1500 आरपीएम दे दिया है। मेरा 1414 क्या है? एनआर है। 1414 मेरा क्या है? एनआर है। आपसे कह रहा है स्लिप निकालिए। स्लिप बराबर जानते हैं एनएस माइनस एनआर बाय एनएस गुना आपका 100 होता है। 1500 माइनस 1414 अब बटा आपका क्या हो जाएगा? 1500 गुना आपका 100 हो गया। सॉल्व कर लीजिए साहब, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? हाउ मच विल बी द वैल्यू विद्यार्थियों? 86/15 क्या हो गया? 86/15 इंटू 100 6.46% आता है। तो हम 6.46 तो नहीं लेंगे, हम क्या ले लेंगे? ऑप्शन नंबर सी लेंगे, 6%। लगभग इसको सॉल्व करिएगा, 5 दशमलव कुछ आता है, 5.47 के आसपास मोटा मोटी आएगा। 5.47 को राउंड अप करिएगा, 6 के आसपास ही कंसीडरेबल है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में विद्युत धारा का परिणामित किसे प्रदर्शित कर रहा है? यही तस्वीर आपकी सामने है, यही कपलिंग को शो कर रहा है। ये भाग जो आपका है ना, यह किसको व्यक्त कर रहा है? हमारे साथियों स्वाभाविक रूप से ट्रांसफॉर्मर को व्यक्त कर रहा है। तो ये आपका लाइन डायग्राम है बस बार का। क्या है साहब? ये कनेक्शन डायग्राम है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, हमने यहाँ पर क्या किया था? मार्किंग कर दी थी। क्या किया था हमने? यहाँ पर मार्किंग कर दी थी। इसको हम बी अगर कह दें तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मर को व्यक्त कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है क्या है साहब? आइसोलेटर को व्यक्त कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा बस बार है साथियों, ये मेरा क्या है? बस बार है। तो हम उत्तर दें बी नंबर किसको व्यक्त करता है? ट्रांसफॉर्मर को करता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देखिए कौन सा बैच शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप हमारा इंक्वायरी नंबर आपके सामने जा रहा है 9162 068342 068342। इस पर आप सभी लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, इस ऐप पर आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, जानकारी प्राप्त करेंगे। इस ऐप से रिलेटेड जानकारी इस नंबर पर, और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित जानकारी इस नंबर पर 7079212121। इस पर आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, जो भी इंक्वायरी होगा यहीं से पूछिए, सारा कंफ्यूजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गार्ड रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? ये देखिए हम यहाँ गार्ड रिंग लगाए हुए हैं। ये गार्ड रिंग जो आपकी लगी हुई है ट्रांसमिशन लाइन में, विशेष रूप से हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम विशेष रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, ये गार्ड रिंग आपके सबसे निचले हिस्से में लगा रहता है। और इस गार्ड रिंग का जो स्पष्ट उद्देश्य है वह कहीं न कहीं क्या है? हमारी विद्युत तनाव को कम करना, यानी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो आपकी है उसको रिड्यूस करना। स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, आयनाइजेशन भी आपकी कम होती हैं, और आयनाइजेशन जो आपकी कम होती हैं तो कहीं न कहीं यह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है और आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदला जाता है? तो आज के समय में जो हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, उस रेफ्रिजरेटर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं साहब किसका? तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिलरी ट्यूब का। ये देखिए हमारा कंप्रेशर है आपके रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में इवोपरेटर है, यहाँ कंडेंसर है। ये आपकी क्या है? प्रेशर इक्वलाइजेशन के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? सेंसिंग कैपिलरी का इस्तेमाल करते हैं। और इस कैपिलरी के माध्यम से
इस कैपिलरी के माध्यम से हम कहीं न कहीं क्या करते हैं साहब, नियंत्रित करने का काम प्रेशर को करते हैं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सॉलिड अर्थिंग जो आप करेंगे वह कितने वोल्टेज के लिए करने का काम है, कितने वोल्टेज के लिए करेंगे। तो ये सब डाटा आपको ध्यान में रखना है साथियों। हम लोग सॉलिड अर्थिंग जो है समान रूप से अर्थिंग नियम 1956 के अनुसार कहां तक कर सकते हैं, 660 वोल्ट से कम के वोल्टेज के लिए करते हैं, जो कि आपका कहीं न कहीं क्या होता है, मध्यम वोल्टेज का मान है, वहां हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट जो है इसमें साथियों हम आपके बीच चर्चा करेंगे पूरी तरह से बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 18 चैप्टर के प्रश्नों का एवरीडे डिस्कशन, एवरीडे टेस्ट होगा। इसकी क्लासेस कल आपको मौजूद हो जाएंगी, कल से मिलने लगेंगी। पीछे की टेस्ट जो हुई है वो रिकॉर्डेड मोड में उपलब्ध है। ये आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलेगा, वहां से आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल रोशन राज साहब, ये जो प्रश्न है ऑनलाइन के सेशन 1 में जो हमारी टेस्ट हुई हैं उसी के सापेक्ष का ये प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है। परिपथ वियोजक समान रूप से कब काम करेगा, सर्किट ब्रेकर कब काम करता है, जब फॉल्ट होने की चांसेस रहती है तभी काम करता है कि नहीं, क्या होता है, फॉल्ट होने की चांसेस होती है तभी काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। लाइन में त्रुटि होने पर परिपथ वियोजक का रेटिंग कैसे लेते हैं, सर्किट ब्रेकर का किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं, या नहीं तो हम कैसे लेते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग लेने का काम साथियों करते हैं। चलिए, निम्न में कौन सी शक्ति वितरण पद्धति ज्यादा विश्वसनीय है। तो साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा रिंगमैन सिस्टम है वो काफी भरोसेमंद होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ सब स्टेशन के चारों ओर नजदीक के पब्लिक को ही, नियर अबाउट के कंज्यूमर को ही सप्लाई देने की व्यवस्था रहती है, और ये चारों तरफ के हमारे कंज्यूमर को सप्लाई देता है। लेकिन दिक्कत भी इसके साथ होती है, जब एक बार कहीं फॉल्ट आ गया तो बाकी पूरे सेक्शन में सप्लाई कहीं कहीं बाधित हो जाती है। इसका भी एक खामियाजा हम लोगों को क्या होता है, भुगतना पड़ता है साथियों। तो हालांकि महानगरों में इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करने का प्रयास करते हैं। अब तो आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम आ गया। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में यहाँ भी एक अलग सिस्टम, यहाँ भी अलग सब स्टेशन से, यहाँ भी हम क्या करते हैं, अलग सब स्टेशन से कनेक्शन करते हैं। एक सब स्टेशन से मेरा कनेक्शन जब जाना बंद हो जाता है तो दूसरे सब स्टेशन से सप्लाई ले लेते हैं, या लोड को मैनेज करने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग साथियों करते हैं। आइए, अच्छा प्रश्न है, 208/120 वोल्ट का 3 फेज 4 तार विद्युत प्रणाली है, ड्रिप लूप का सबसे निचला बिंदु है, पैदल यात्री फुटपाथ पर कम से कम कितनी हाइट रखनी होगी जिससे पैदल यात्री उस हमारे ओवरहेड से जा रहे तार से टकराए नहीं। ये जो पैदल यात्री जा रहा, पता चला उसके सर में तार सट रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है कितना फीट, 10 फीट या 12 फीट, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए साथियों, हाउ मच फीट, 10 फीट या 12 फीट। सब लोग याद रखिएगा 10 फीट का कम से कम क्या होगा, दूरी रहना चाहिए। लगभग 3 मीटर की हाइट जो है कंज्यूमर के सर के ऊपर से रहनी चाहिए, तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो पाएगा, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन पोल का उपयोग किस लिए किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग क्यों किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आप जानते हैं, हम अपने घरों में सीढ़ी के नीचे जो बड़ा सा लगाते हैं, वहां पर बड़ा बोर्ड लगाते हैं, स्विच गियर लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, टीपीआईसी, डीपीआईसी, हर तरह का स्विच लगाते हैं। तो ये सारा जो आपका है वो कंट्रोल पैनल के रूप में होता है। उसके आधार पर हम क्या काम करेंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो उसके आधार पे हम लोग कहीं न कहीं बिजली के लाइन से जो सप्लाई आ रही है उसकी अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको सेपरेट करने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ओवरलोड के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए कौन सा रिले, आपका थर्मल रिले है। क्या है, थर्मल रिले है। आप ध्यान रखिएगा, थर्मल रिले जो होती हैं ये मेरी स्लो रिले होती हैं।
जैसे ही आपका लोड क्या होता है, बढ़ता है, तुरंत आपकी करंट बढ़ती है। करंट बढ़ता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आपका हीट लॉस बढ़ता है। और उस हीट लॉस को मेंटेन करने के लिए, सेंस करने के लिए यहाँ बायमेटालिक स्ट्रिप आपने लगाया है। यह स्ट्रिप सेंसर के रूप में काम करता है, ठीक है। और जब सेंसर के रूप में काम करता है, स्प्रिंग के माध्यम से हम इसको क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। तुरंत इसका प्रेशर पड़ेगा, टच में आएगी, संपर्क जुड़ेगा। अगर एक्सेस हो गया तो आपकी क्या होगी, स्प्रिंग का प्रेशर पड़ेगा, संपर्क आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहां से हट जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तापीय रिले, जो कि स्लो होती हैं। फास्ट रिले हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्शन रिले। यह आपका क्या होता है, फास्ट रिले होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब है आपका 3 फेज 5 एचपी का प्रेरण मोटर, न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है। इसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट के बस बार से संयोजन करना है। प्लग इन बॉक्स का रेटिंग क्या होगा। यानी पहले 5 एचपी का मोटर था, न्यूट्रल के साथ आपने उसको जोड़ा हुआ था। अब इसी में आप क्या करते हैं, 415 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसका रेटिंग क्या होगा। कैसे साहब कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मली देखिए इस तरह का जो हमारा अरेंजमेंट है, वहां हम लोग 3 फेज की सप्लाई तो स्वाभाविक रूप से लेते ही लेते हैं, और 415 वोल्ट रहता है। तो 415 वोल्ट के लिए आपको मैंने बताया है आईसीटीपी स्विच का यूज करेंगे। यानी आपका होगा आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। क्या हो जाएगा, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल का हम क्या करते हैं, प्रयोग। तो आपका आयरन क्लैड ट्रिपल पोल का जो प्रयोग करते हैं, उसका रेंज होगा साथियों 32 एम्पियर। तो 32 एम्पियर का टीपीएन स्विच का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी आईसीटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टीपीआईसी के नाम से जानते हैं। आइए जरा अगला प्रश्न है, स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति के ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का मतलब ही है यह क्या काम करेगा, हमारे डीसी को एसी में बदलने का काम करेगा। वह भी एसी में जो बदलेगा तो कैसे बदलेगा साथियों, डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी के आधार पर। किस पर साहब, डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी के आधार पर। दैट मीन्स आपकी मनचाही आवृत्ति पर, आप जिस आवृत्ति पर एसी चाहेंगे उस आवृत्ति पे बदलने का काम यह करता है। यहाँ इनपुट में हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दिया, ये रेक्टिफायर है, डीसी टू एसी कन्वर्टर ने उसको एसी में बदल दिया। फिर यहाँ ड्राइवर या आपका एम्पलीफायर ट्रांसफर सर्किट है, स्टेप अप करने का काम करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। आउटपुट सर्किट के माध्यम से आप एसी प्राप्त करते हैं। सुटेबल एसी नहीं मिली है तो वापस फीडबैक देते हैं, कंट्रोल सर्किट के माध्यम से फिर मॉनिटर करते हैं, और देन जाकर के फिर से इसको ट्रांसफर को सप्लाई करने का काम करते हैं। तो यह जो अरेंजमेंट हमारी होती है साथियों, यह अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाती है, स्वाभाविक है, जो किससे जुड़ा हुआ है, एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि। तो डीसी मशीन के स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम जो विधि का प्रयोग करते हैं, वह सबसे बेहतर जो हमारा मेथड है साथियों, वो कौन सा है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो हम आर्मेचर के साथ यहाँ क्या लगा दिए हैं, वेरिएबल रजिस्टर, और इस वेरिएबल रजिस्टर के माध्यम से आपकी वोल्टेज की वहां पर होती है ड्रॉप, और उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से कहीं न कहीं क्या होता है साहब, तो आपका स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसकी दक्षता भी क्या होती है, आर्मेचर वोल्टेज की इस मेथड से हमारी इफिशियंसी भी क्या होती है, अधिक हो जाती है, और आपका स्पीड भी हम अपने नियंत्रित मान से क्या प्राप्त करते हैं, अधिक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ये आपका वोल्टेज को भी क्या करता है, मेंटेन करता है प्रॉपर तरीके से। यानी वोल्टेज भी आपका प्रॉपरली मेंटेन हो जाता है, एफिशिएंसी भी हमारी क्या होती है, नियंत्रित हो जाती है। कोई केवल आपका क्या है, YFY के रूप में है, तो क्या इंगित कर रहा है। YFY का मतलब होता है, पहला Y बता रहा है कि आपका तांबे का चालक है। पहला Y क्या बताता है, तांबे का चालक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला बताता है कॉपर का चालक है। F बताता है क्या साथियों, XLP आपकी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, XLP के बारे में बताता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इंसुलेशन हमने यूज किया है। और लास्ट वाई बताता है पीवीसी की आर्मरिंग आपने की है, ठीक है। और F आपका क्या है, फ्लैट, F से फ्लैट स्ट्रक्चर पीवीसी की सीट हमने लगाई है इस वाई से, और शुरुआत का वाई मेरा कॉपर का कंडक्टर को इंडिकेट करता है। ये आपका संरचना है।
हाई वोल्टेज के केबल में इंसुलेशन के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो आपका चाहे केवल हाई वोल्टेज का हो या केवल आपका लो वोल्टेज का हो, दोनों जगह हम कंडक्टर के ऊपर जो लगाते हैं साहब पेपर, वह पेपर आपका इम्परजिनेटेड पेपर होता है। क्या होता है? इम्परजिनेटेड पेपर होता है। और इस इम्परजिनेटेड पेपर का ही हर जगह प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया साहब? बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, तो साथियों सिर्फ नई बैचेज जो ट्रेड के लिए हैं वो बिजली बैच है, ओनली फॉर ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए स्पेशली ये आपकी आरंभ हुई हैं आज से ही। 10 से 11 में आज क्लास हुई हैं और बहुत ही जल्द इसकी क्लासेस 4 से 6 में भी होंगी। तो आप जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप के माध्यम से। दो ट्यूबुलर खंभों के बीच कितनी दूरी होती है? तो दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। ट्यूबुलर खंभों के बीच की दूरी साहब 50 से 80 मीटर के बीच होती है। यानी दो खंभों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। और ये स्पैन हमारा जो है कितना होता है? ये 50 से 80 मीटर के बीच होता है। कितना होता है? 50 से 80 मीटर के बीच होता है। नेक्स्ट आइए, कंट्रोल कैबिनेट में इस्तेमाल की जाने वाली एल्युमिनियम बसबार रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए। इसका करंट घनत्व किससे अधिक किसी भी हाल में ना हो। रेक्टेंगुलर साइज का अगर हमने बसबार लिया है, अब वो बसबार मेरा किसका है? एल्युमिनियम का है। तो साथियों जो स्टैंडर्ड हमारा कहता है वो कहता है क्या? इसका जो साइज है साथियों 800 एम्पियर प्रति स्क्वायर इंच के हिसाब से धारा वहन क्षमता होगी। कितना होगी? 800 एम्पियर प्रति स्क्वायर इंच के हिसाब से। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 220 वोल्ट वाले 6 एचपी का शॉर्ट किया गया सन कंपाउंड मोटर है। 1 ओम का एक आर्मेचर प्रतिरोध है, 1 ओम का क्या है? सीरीज फील्ड प्रतिरोध है। 220 ओम का शंट फील्ड लगा देते हैं। 17 एम्पियर की टोटल लोड करंट मिलती है। शंट फील्ड करंट का मान बताइए। सबसे पहले आपका वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, पहली चीजें। दूसरा मान आइए साहब, आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस आरए का मान कितना दे दिया? 1 ओम दे दिया है। आरएसई का मान भी कितना दे दिया है? सीरीज का 1 दे दिया है। आरएसएच का मान देख लीजिए कितना दे दिया है? 220 वोल्ट ओम दे दिया है। कितना दे दिया है? 220 ओम दे दिया है। अब आप जानते हैं हमारे यहां मशीन में क्या होता है। इस मशीन में आप गंभीरता से याद रखिएगा, मेरा लाइन करंट किसके बराबर होगा? मेरा लाइन करंट जो है आईएससी के बराबर होगा। और यही आपका कहीं कहीं आर्मेचर प्लस शंट करंट के बराबर हो जाएगा। दो भाग में बट रही है तो आर्मेचर प्लस शंट करंट हो जाएगा। यहां से VSH आप निकालिएगा, शंट वोल्टेज क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज भी। अब माइनस आप क्या कर दीजिएगा? आईएससी इंटू आरएससी, जो सीरीज वाले सेक्शन में मेरा लॉस हुआ है। तो भी मेरे पास है 220, आईएससी मेरे पास कितना है? क्वेश्चन ने दिया है 17 एम्पियर। तो 17 इंटू 1, तो 220 में से 17 घटा दीजिए, आपका 203 वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया साथियों? 203 वोल्ट। 203 या 230? चलिए, दो सौ तीन ही मैग्नीट्यूड आ रहा है। शंट का मान निकालेंगे तो इसमें से घटेगा ही, 203 आ जाएगा। अब अगला हमारा कह रहा है शंट फील्ड का करंट कितना है। ठीक है, तो शंट फील्ड का करंट क्या होता है? ISH बाय RSH होता है। क्या होता है साथियों? ISH बाय ISH बराबर टोटल VSH बाय RSH होता है। सॉल्व कर लीजिए साहब, आपका क्या हो जाएगा? 230, अच्छा अच्छा अच्छा, ISE ठीक है, IA प्लस ISH। तो मेरे पास ISH हम निकालते हैं, देन हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ISH हमें कितना मिल जाता है? 230 बाय आप करिए, RSH का मान मेरा क्या है? 220। आफ्टर सॉल्विंग आपका वैल्यू कितना आ गया? जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा मान आ जाएगा साथियों, जस्ट अ सेकेंड, ISH का मान VSH बाय RSH यानी 230 बाय क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 230 बाय 220 करिएगा, वैल्यू आएगा 0.9297। तो मान लीजिए 9297 आपका हो गया। 9297 अब प्लस आप कर दीजिए किसको? IA। तो मेरे पास IA का मान कितना है? 17। तो 17.9297। तो आपका राइट आंसर तो मिल ही गया।
तो मैं क्या जवाब दूं? ऑप्शन नंबर डी हो गया, 0.925 हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 0.9227 हो जा रहा है वैल्यू। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर हमारा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रांसफार्मर कह रहा है 0.6 एम्पियर की धारा ले रही, नो लोड पे करंट कितना है? 0.6 एम्पियर। कितना अवशोषित कर रहा है पावर आपका? वो W0 कह दीजिए आपका 64 वाट है। प्राथमिक में समान आपूर्ति हम कितनी दे रहे हैं? प्राथमिक में समान आपूर्ति जो हम दे रहे हैं दोस्तों, वो दे रहे हैं आपका V1 का मान दे रहे हैं 200 वोल्ट। V1 का मान कितना दे रहे हैं? 200 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। अगर सेकेंडरी खुला हो तो आयरन लॉस निकालिए। ये मेरा लॉस जो यहाँ W0 मैंने लिखा था, एक्चुअल में यह कॉपर लॉस ही है साथियों। क्या है ये? कॉपर लॉस है। अब आपसे कह रहा आयरन लॉस निकालिए। क्या तरीका होगा आयरन लॉस निकालने का? साथियों आप जानते हैं WC बराबर क्या होता है मेरा? WC आयरन लॉस, आयरन लॉस का मान होता है साथियों I ओमेगा का IW का स्क्वायर इनटू आपका क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा। ठीक है, या इसी को आप क्या लिखते हैं? V1 का स्क्वायर बटा R0 लिखते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग इस मैग्नीट्यूड को? तो मेरा 64 यहाँ पर है ही, V1 मेरे पास साहब 200 दिया ही हुआ है, स्क्वायर कर दीजिए, R0 यहाँ है। तो चलिए जरा R0 का मान यहाँ से क्या निकलेगा? R0 का मान यहाँ से हो जाएगा 200 गुना 200 बटा आपका 64। जब इसको हल करिएगा तो मेरा मान यहाँ से क्या मिल जाएगा साहब? आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालने की जरूरत भी उतना नहीं है, हमें वैल्यू तो मिल गया ना। अब हमें निकाल लेना है क्या साथियों? अब हमें निकाल लेना है IW। IW यहाँ से क्या होगा? IW स्वाभाविक सी बात है, अंडर रूट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? IW अंडर रूट WC/R0 हो जाएगा। तो आइए जरा देख लेते हैं। WC मेरे पास 64 दिया ही हुआ है और नीचे आपका R0 कितना है? 200 गुना 200 बटा 64 है, तो यहाँ भी 64 कर देते हैं। अब यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.32 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। यानी जस्ट इसी को क्या किया हमने? उल्टा दिया है और कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर 900 वाट हानि है, यानी कि आपका फुल लोड पे आयरन लॉस 900 वाट दिया गया है। कॉपर लॉस PCU आपका 1600 वाट दिया गया है। ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर रहा है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हमारी कंडीशन क्या है? PI बराबर PCU होना चाहिए, यानी कॉपर को आयरन के बराबर करना चाहिए। अगर आप PI के बराबर PCU को करेंगे तो मेरा मान कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो मेरा टोटल लॉस साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल लॉस आपका 900 प्लस 900 बराबर आपका हो जाएगा 1800 वाट। तो 1800 वाट तो मेरा टोटल लॉस हो गया। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अप्रोच पर आइए। कह रहा है KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या कह रहा है? KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो क्या होता है? फुल लोड KVA। यह क्या होता है साहब? फुल लोड KVA गुना हो जाता है अंडर रूट PI/PCU। तो बस इसी फॉर्मूले पर निकाल लीजिए, मिल जाएगा आपको कितना परसेंट पे करना है। तो कैसे करिएगा साथियों? आप सबको तो सब मालूम ही है, परसेंटेज कर दीजिए। तो हम यहाँ कर देते हैं अंडर रूट PI का मान कितना? PI है मेरा 900 और PCU मेरा कितना है? 1600 है। गुना क्या कर दीजिए? 100। सॉल्व करिए जरा इसको, क्या हो जाएगा फटाफट जरा देखिए। 3/4 गुना 100 हुआ ना जी? क्या हो गया? 3/4 गुना 100 हो गया, तो यानी 75% हो गया। फुल लोड KVA का जब 75% लोड आप देंगे तभी जाके आपकी ट्रांसफार्मर क्या होगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेगी। क्या करेगी? तभी जाके मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यावर्तक में 1 से 8 के क्वाइल स्थान के साथ 36 स्टेटर स्लॉट
4 ध्रुव में घुमाव हेतु पिच गुणांक बताइए। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी। स्लॉट की संख्या आपको कितना दे दिया है? स्लॉट का संख्या आपको 36 दे दिया है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? पोल। पोल मेरा कितना है? 4 है। अब आपसे कह रहा है क्वाइल स्पैन। तो क्वाइल स्पैन देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 8 पे खत्म हो रहा है, तो 8 - 1 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है। अब आइए पिच फैक्टर। पिच फैक्टर केपी कॉस अल्फा बाय क्या होता है? 2 होता है ना साथियों? तो चलिए जरा हम कर लेते हैं। पोल पिच निकाल लीजिए। पोल पिच आपका क्या होगा? नंबर ऑफ स्लॉट बटा पोल, तो 36/4 यानी आपका क्या हो गया? 9 हो गया, है ना? 9 हो गया। तो आपका पोल पिच तो 9 आपको मिल गया। ठीक है। अब जल्दी से यहां से आप कैलकुलेट करिए। क्वाइल पिच 7 मिल गया। अब आप क्या करेंगे? शॉर्ट पिच क्या होता है? शॉर्ट पिच आप जानते हैं ना साथियों? मेरा जो शॉर्ट पिच है वो आपका पोल पिच माइनस होता है क्वाइल पिच। तो पोल पिच माइनस क्वाइल पिच कर दीजिए। तो मेरा पोल पिच है साहब 9 है, क्वाइल पिच है 7, क्या हो गया? 2 हो गया। स्पष्ट है। तो शॉर्ट पिच आपको 2 मिल गया। अब अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा होता है आपका शॉर्ट पिच अब बटा, विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, बटा पोल पिच गुना 360, तब आप अल्फा का मान निकालेंगे गुना 360। तो जरा चेक कीजिए गुना 360। तो मेरा शॉर्ट पिच कितना है? 2। पोल पिच कितना है मेरे पास? 9 इंटू 360 करिए। एंगल बताइए साहब कितना एंगल हो जाएगा फटाफट? हाउ मच विल बी द एंगल? जब आप सॉल्व करते हैं तो एंगल कितना मिलता है? 40 डिग्री मिलता है। कितना मिलेगा? 40 डिग्री मिलेगा। ओहो, यहाँ 180 से ही गुना होगा विद्यार्थी जी। क्या होगा यहाँ पर? 180 से गुना होगा। 180 से ही गुना होता है। तो 9/2/9 इंटू 180, तो 9 से हमारा कैंसिल हो गया। 2 बार में 20 गुना 2 क्या हो जाएगा? 40। ठीक है। आइए गौर कीजिएगा। स्लॉट 36 दिया गया है, पोल की संख्या 4 है, क्वाइल स्पेन 8 - 1 बराबर 7 है। केपी हमें निकालना है, यह कॉस अल्फा बाय 2 होता है। पोल पिच हमारी 36/4 यानी आपकी क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बटा आपका पोल की संख्या 36/4 यानी 9 हो जाएगी। शॉर्ट पिच का मान होता है पोल पिच माइनस क्वाइल पिच। तो 9 में से हमने 7 को घटा दिया, 2 मिल गया। अल्फा मेरा शॉर्ट पिच बटा पोल पिच गुना 180 सूत्र होता है। ठीक है। ठीक है, शॉर्ट पिच बटा पोल पिच हो गया। तो शॉर्ट पिच मेरे पास 2 है, पोल पिच मेरे पास 9 है। 180 से गुना किए, वैल्यू क्या मिल गया? 40 मिल गया। अब बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं? अब यहां वैल्यू को रख दीजिए। अब आपके पास केपी कह रहा है, तो केपी मेरा क्या है? कॉस 40/2। तो यानी वैल्यू क्या आ गया? कॉस 20 डिग्री आ गया। उत्तर बी हो गया। देखिए एक बार फिर से समझिए। प्रश्न में स्लॉट कहा है 36 तो लिख दिए 36, पोल कहा है 4 तो 4 लिख दिए। उसके बाद साहब क्वाइल स्पेन निकालना है, 1 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रहा है। 8 - 1 बराबर 7 कर दिए। फिर मेरा पिच फैक्टर निकालना है, कॉस अल्फा बाय 2 होता है। ठीक है। उसके बाद पोल पिच देखिए क्या होता है? पोल पिच होता है स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या। 36/4 करके 9 पोल पिच निकल गया। फिर मेरा शॉर्ट पिच क्या होता है? पोल पिच में से क्वाइल पिच को घटा दीजिए। पोल में से क्वाइल को घटाए तो 9 में से 7, 2 मिल गया। अब अल्फा का मान क्या होता है? शॉर्ट पिच बटा पोल पिच गुना 180। तो शॉर्ट 2 है, पोल 9 है, 2/9 गुना 180 बराबर टोटल क्या हो गया? 40। अब इस 40 का वैल्यू क्या करेंगे? केपी के साथ रख के पुट करेंगे। कॉस 40/2 यानी कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए, 4 पोल का 12 खांचा का सिंक्रोनस मोटर है, खांचा में कौन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए साहब, पोल आपके पास 4 दे दिया है और मेरे पास खांचे कितने हैं? 12 हैं। स्लॉट कितने हैं? 12 हैं। अब आपसे कह रहा बीटा निकालने के लिए, जिसको हम स्लॉट एंगल कहते हैं, इस बीटा का मान होता है 360 डिग्री। अब बटा होता है कुल स्लॉट, क्या होता है? बटा कुल स्लॉट गुना होता है पोल बटा 2। तो कर लीजिए 360 बटा टोटल खांचा 12 है, पोल 4 है बटा 2। सिंप्लीफाई करिए साहब 3 से मेरा ये कैंसिल हो गया।
120, 120 से 2 चला गया, 60 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत आसान प्रश्न था यह, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छी नौकरी करनी है तो क्वेश्चन भी अच्छा बनाना पड़ेगा। कह रहा है एक स्ट्रिंग इंसुलेटर में, एक स्ट्रिंग इंसुलेटर में कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं। निचले में कुल वोल्टेज जो है वो कुल वोल्टेज का कितना मिल रहा है, 33.33 मिल रहा है। स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, एटा स्ट्रिंग का मान बताइए। एटा स्ट्रिंग हमारा क्या है साथियों, ये होता है टोटल वोल्टेज V बाय N इंटू जो चौथे का वोल्टेज है वो गुना आपका 100 हो जाता है। बहुत साधारण सा सवाल है साथियों। तो मेरे पास क्या हो गया, V के बदले में आप क्या लिखिएगा, मेरे पास V तो मालूम है नहीं तो हम टोटल V लिख देते हैं। संख्या मेरे पास स्ट्रिंग की कितनी है, 4 है। 4 मेरे पास इंसुलेटर है, डिस्क है, तो 4 का 4। V4 मेरा क्या है, टोटल वोल्टेज का यानी 33.3, तो 33.33 V बटा 100 करते हैं अगुना, फिर यहाँ क्या करते हैं 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मान मिल जाएगा, 0.75 गुना 100 मिल जाएगा। भी तो कट जाएगा, 0.75 गुना 100 हो जाएगा, यानी आपका 75% हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। यानी स्ट्रिंग इफिशिएंसी जो है वो हमारा क्या है, V बटा N इंटू V4। N है नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ इंसुलेटर, V4 है सबसे निचले इंसुलेटर का साथियों वोल्टेज। क्या है, सबसे निचले इंसुलेटर का वोल्टेज, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 क्वाइल साइड है, 270 क्वाइल और कम्यूटेटर का सेगमेंट है। कम्यूटेटर पिच कितना होगा। बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको जानते हैं हमारे लैब में नंबर ऑफ क्वाइल्स जो होता है वह नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के क्या होता है, बराबर। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। ये लैप वाइंडिंग में साथियों होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगला देखिए, यहीं से हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ क्वाइल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होता है तो मेरे पास टोटल क्वाइल की संख्या 270 दी गई है, तो यह भी मेरा 270 ही हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। अब यहां से आप चलिए कम्यूटेटर पिच निकाल लीजिए, क्या होता है। मेरा जो कम्यूटेटर पिच है, ध्यान रखिएगा, ये कम्यूटेटर पिच आपका क्या होगा साथियों, यहां से इस कम्यूटेटर पिच का मान है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट प्लस माइनस क्या होता है, सेगमेंट प्लस माइनस एम बटा विद्यार्थी जी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट प्लस माइनस एम बटा पेयर ऑफ पोल। क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ पोल। अब विद्यार्थी जी यहां पर सारा डाटा आपके पास है, पुट कर दीजिए, है ना। क्या करिएगा साहब, एम मेरे पास 2 दिया है, कहां से एम 2 मिला है, याद रखिएगा डुप्लेक्स होगा तो एम का मान क्या होगा, 2। ठीक है, चलिए डुप्लेक्स आपका m बराबर क्या हो जाएगा, 2। ट्रिप्लेक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, m बराबर साथियों ध्यान रखिएगा, ट्रिप्लेक्स m बराबर 3 हो जाएगा। क्वाडर प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, m बराबर साथियों 4 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग जोड़ जार कर लेते हैं, 270 प्लस आपका क्या हो गया, m का मान 2, तो 270 प्लस 2 बटा पेयर ऑफ पोल है, तो मेरा पोल का संख्या कितना, पोल का संख्या आपका दे दिया है 8, 8 बटा कर दीजिए 2, तो क्या हो गया 272, 272 बटा आपका हो जाएगा साहब 4। अब जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आता है 68 आता है। ठीक है, आप जानते हैं
मेरा जो कम्यूटेटर पिच है वह ऑड नंबर होगा। क्या होगा? कम्यूटेटर पिच ऑड नंबर होगा। तो इसका मान हो जाएगा साथियों 68 - 1 बराबर 67। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी 67। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच दिया गया है 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाला मेरा वाइंडिंग है, क्या इसका मान होगा? आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ हमको केडी निकालना है। केडी बराबर हम जानते हैं साइन एम बीटा बाय 2 बटा एम साइन बीटा बाय 2 हो जाता है। अब साथियों क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड? सब कुछ आपको पता है? नहीं, एम हमको निकालना पड़ेगा। एम का मान कैसे निकालेंगे? एम निकालेंगे हम साथियों, क्या होता है नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज। तो टोटल आपका 36 स्लॉट है और 3 फेज है, पोल का संख्या 6 है, यानी 36/9 बराबर आपका एम कितना हो गया? 4 हो गया। एम कितना हो गया जी? 4 हो गया कि 2 हो गया? और क्षेत्रीय 18 ना जी, बिल्कुल 2 होगा। 36 क्या हो जाएगा? 36/18 यानी कि एम का मान 2 हो गया। और बीटा मेरे पास दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा निकालते हैं हम लोग 180 डिग्री बटा स्लॉट्स पर पोल। तो कर दीजिए जरा, 180 से आप डिवाइड कर दीजिए किसको साहब? स्लॉट पर पोल को। तो 180 बटा 36/6 यानी 180 बटा आपका क्या हो गया? 6। तो क्या हो जाएगा साहब? 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब चलिए जरा वैल्यू को निकालते हैं हम लोग बहुत मजे से। क्या मेरा मान आ जाएगा उस पर चलते हैं। तो मान यहाँ पुट कर दीजिए। आपका केडी बराबर क्या हो जाएगा? साइन एम के बदले में लिखिएगा 2 गुना आपका 30/2 बटा हो जाएगा 2 साइन, फिर यहाँ 30/2। तो साइन का मान यहाँ है ही, आप जानते हैं साइन 60/2 बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 2 साइन 15 डिग्री, है ना साथियों? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप साइन 30 का मान जानते हैं कितना होता है? 0.5 होता है। तो 0.5 लिख दिए और 2 गुना साइन 30 का मान दिया है 0.2588। सॉल्व कर लीजिए, मान आपका क्या हो जाएगा? 0.96 या 95 आ रहा है। उत्तर आप ए दे देंगे। क्या करेंगे? उत्तर ए दे देंगे। ठीक है, चलिए बिजली बैच में भी क्लास हुआ है, लाइव हुआ है 10 से 11 के बीच में। कह रहा है एक समान रूप से रखी गई स्क्रीन 25 सीपी लैंप के लिए दूरी का निर्धारण कीजिए जिससे प्रदीपन क्या हो? 5 लक्स हो। तो बहुत अच्छा है सवाल साथियों। आइए उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। मेरा ई बराबर होता है आई बटा डी का स्क्वायर। क्या होता है? ई बराबर आई बटा डी का स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? आई बटा ई हो जाएगा। तो आई का मान देखिए दे ही दिया है 25। आई का मान 25 दे ही दिया है। ई मेरा 5 है ही, बराबर 5 हो गया। डी बराबर अंडर रूट क्या कर दीजिए? 5। डी स्क्वायर बराबर 5 था तो डी बराबर अंडर रूट 5, तो लगभग 2.24 मीटर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों स्ट्रिंग इंसुलेटर में 4 यूनिट है। यह क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपने कर लिया है। आई थिंक यह क्वेश्चन आपने कर लिया है साथियों, इसीलिए दोबारा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर आपका 75% हो रहा है। ठीक है, अगला है 1 किलोवाट 230 वोल्ट की केतली को 15 एम्पियर ले जाने के लिए पावर कॉर्ड का उपयोग करना है। 15 एम्पियर के प्लग सॉकेट से जोड़ा गया है। परिपथ का फ्यूज रेटिंग क्या होना चाहिए? तो बहुत अच्छा सवाल है। पावर आपका कितना दे दिया है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट हो गया। अब यहां से आइए साहब, आप देख रहे हैं मेरी सप्लाई वोल्टेज क्या है? 230 वोल्ट है साथियों। फिर आपका देख लीजिए स्ट्रिंग इफिशियंसी, ओ सॉरी, अब यहां से हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्यूज का रेटिंग। तो फ्यूज रेटिंग के लिए तो आप करंट निकालिएगा ना। करंट के रेटिंग के पर ही तो फ्यूज निर्भर करता है। तो इसको आप P बटा भी नहीं कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? P बटा भी नहीं कर दीजिएगा। तो P का मान मेरा क्या है? 1000 है। अभी मेरा क्या है? 230 है। तो 1000 बटा 230 करिए,
4.34 आ गया। कितना आ गया? 4.34 एम्पियर आ गया। अब साहब यहां से आइए, हमारा फ्यूज का रेटिंग क्या है? मेरे फ्यूज की रेटिंग जो होती है वह हमेशा निर्धारित करंट की 1.5 गुना होती हैं। क्या होती हैं? निर्धारित करंट की 1.5 गुना होती हैं। तो 1.5 गुना हम कर देते हैं आपका 4.34। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1.5 गुना 4.34 करिए, आपका 6.51 आता है। 6.51 लगभग 6 एम्पियर का रेटिंग लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं। रेटेड करंट का 1.5 गुना ही आपका रेटिंग होता है, तो उसका क्या मान आ गया? 6 एम्पियर आ गया। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, एरिया हमारी दी गई है कितनी? एरिया का मान दिया है 8 गुना 10। क्या है साहब? 8 गुना 10 के पावर 6 दे दिया गया है, इतना मीटर स्क्वायर। फिर आपसे कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में आपको वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है? 1.25 mm। एनुअल वर्षा जो है वो कितनी हो रही है? 1.25 मीटर हो रही है। यील्ड फैक्टर आपका कितना दे दिया है? यील्ड फैक्टर आपका दे दिया है साथियों 80%। कह रहा जल का आयतन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालिए, क्या होगा? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये एरिया, वार्षिक वर्षा और यील्ड फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? एरिया गुना यील्ड फैक्टर, है ना। एरिया गुना क्या हो गया? यील्ड फैक्टर, गुना आपका वार्षिक वर्षा, गुना आपका वार्षिक वर्षा। ठीक है। अब इससे ध्यान दीजिएगा, जब इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देख लीजिए मेरा मान क्या है? 8 गुना 10 की पावर 6 इंटू आपका 1.25 और यील्ड फैक्टर 80% है तो 0.8 कर दिए। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको? आपको वैल्यू मिलेगा साथियों 8 इंटू 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर, यानी 8 गुना 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए होगा कि डी होगा जी? चेक कर लीजिए, आंसर तो यही आ रहा है। चलिए विद्यार्थी जी, मेरा वॉल्यूम हो गया एरिया गुना यील्ड फैक्टर गुना वार्षिक वर्षा। ठीक है। अब बस हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। यदि पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 4 किलोग्राम प्रति एमएम स्क्वायर है, सुरक्षा घटक मेरा 5 है, सुरक्षित कार्य के लिए प्रतिबल ज्ञात करिए। यानी आपसे कहा जा रहा है साथियों प्रतिबल ज्ञात करिए। तो आइए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा जो प्रतिबल है, अंतिम प्रतिबल, अंतिम स्ट्रेस, यह कितना दिया गया है? अंतिम प्रतिबल आपका 4 केजी प्रति एमएम स्क्वायर दे दिया है। उसके बाद आपका सेफ्टी फैक्टर कितना दे दिया है? ध्यान रखिएगा, हमारा सेफ्टी फैक्टर यहां पर 5 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 5 दे दिया गया है। उसके बाद आइए साहब, आपसे यह भी कह रहा है सुरक्षा गुणांक। आप जानते हैं हमारी सेफ्टी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? सेफ्टी फैक्टर का मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर का मेरा फॉर्मूला होता है अंतिम भंजन प्रतिबल बटा सुरक्षित प्रतिबल। क्या होता है? अंतिम भंजन प्रतिबल, अंतिम भंजन प्रतिबल बटा आपका क्या होता है? सुरक्षित प्रतिबल। क्या होता है? सुरक्षित प्रतिबल। अब यहां से आप देखिए, अंतिम भंजन मेरा क्या है? 4 केजी प्रति एमएम स्क्वायर है, यानी आप सीधे 4 लिख दीजिए। और नीचे सुरक्षित प्रतिबल कितना कहा है सेफ्टी फैक्टर के बिहाफ में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? हमें तो निकालना है सुरक्षित प्रतिबल ना, तो सुरक्षित प्रतिबल निकालिएगा यहां से, तो कोना कोनी गुना करिए। तो क्या लिखिएगा आप? सुरक्षित प्रतिबल बराबर, सुरक्षित प्रतिबल बराबर आप लिखेंगे अंतिम भंजन प्रतिबल बटा सेफ्टी फैक्टर। अंतिम भंजन प्रतिबल मेरा क्या है? 4, सेफ्टी फैक्टर मेरा क्या है? 5। तो 4/5 कर दिए, तो 4/5 कर दिए तो क्या मान हो जाएगा? 0.8
8 kg प्रति mm स्क्वायर। उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 8। क्या हो गया उत्तर? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। डीजल पावर स्टेशन में प्रतिदिन डीजल की खपत कितनी है? 1000 kg और प्रतिदिन 5000 किलोवाट आवर का यूनिट पैदा हो रहा है। ईंधन खपत क्या होगा? आइए जरा देखते हैं ईंधन खपत का मान क्या है हमारा। प्रतिदिन डीजल खपत बता प्रति यूनिट उत्पादन। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिदिन डीजल खपत, प्रतिदिन डीजल खपत बटा प्रति यूनिट यानी उत्पादन। प्रतिदिन डीजल खपत बटा प्रतिदिन उत्पादन, प्रतिदिन उत्पादन। तो चलिए जरा कर लेते हैं। प्रतिदिन डीजल खपत मेरा क्या है? 1000 है और प्रतिदिन उत्पादन कितना है? 5000 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, मान क्या आ जाएगा? 0.5 kg प्रति किलोवाट आवर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर साथियों समाप्त कर देते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी कंप्यूटर का जो डिस्कशन 15 क्वेश्चन का होना है वो अभी नहीं हो पाएगा किसी तकनीकी कारणों से, और ये डिस्कशन आपको आज ही किसी अन्य समय पर करवा दिया जाएगा। अलग फोल्डर बना करके उसको अलग जगह पर करवा दिया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सैटरडे को हम आपसे मुलाकात करते हैं। मन से पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद।